हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज है हमारा लाइव क्लास तो नहीं हो पाई, बट आज हम अपनी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। 40 ही क्वेश्चन होंगे जीके के, और ये 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, और कोई हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा, आई प्रॉमिस। और गाइस, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ, वहाँ पे ग्रुप भी बना हुआ है। वहाँ पे क्या होगा कि आपको पीडीएफ जो है वो हर दिन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो जुड़ जाओ बिना देरी किए। क्योंकि और वहाँ पे जुड़ने से आपको फ़ायदा है कि वहाँ पे क्विज़ेज़ भी होते हैं, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, है ना, नोट्स डाल देता हूँ, और कोई भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसा होती रहती हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोज़, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, तो सारे वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उससे जुड़ जाओ, उससे आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और यूपी पुलिस के बारे में आप सभी को पता है कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा तहलका होने वाला है यूपी पुलिस को लेकर के। तो तैयार हो जाओ आप, अच्छे तरीके से करो आपकी तैयारी बिंदास तरीके से। ठीक है, चलो हम अपने 40 क्वेश्चन कर लेते हैं आज के जीके के, और उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, मज्जा मज्जा का मतलब बोलते हैं हम कोलेजन। अच्छा, मज्जा होती क्या है? तो सर, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों को जोड़ने के लिए, जैसे लिगामेंट होता है ना, उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर बात करते हैं, उसको मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो जोड़ होता है, हड्डी जो होती है। अच्छा, उसको जोड़ने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? हमारी हड्डियों में जैसे जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं, उस दवाई में कौन सी विटामिन होती है, ये हमसे पूछा है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी। देखो, यूपीएससी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है, तो आपको मैं बता दूं, वो होती है विटामिन डी। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, तो इसको हम एस्कोर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ी बात, ये जल में विलय होती है, मतलब ये आसानी से जल में घुल जाती है। और विटामिन सी की मदद से हड्डियों को जोड़ने वाले कोलेजन पदार्थ, यानी कि जो मज्जा होती है और जो रक्त वाहिका, जैसे हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, आदि अंगों को पूर्ण रूप से निर्माण होता है, ये इसके कारण ही होता है, कोलेजन के द्वारा ही। मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कोलेजन स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले प्रोटीनों का समूह है। यह संयोजी ऊतक का मुख्य भाग है जो स्तनपायियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्तनपायी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। यह समग्र शरीर के प्रोटीन का लगभग 25% होता है, मतलब हमारे शरीर में जितनी प्रोटीन है उसका ही लगभग 25% ये होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, चलो, अब आपको 101 में क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बताएंगे आंसर सही क्या हो जाएगा। देखिए, वो है विटामिन हमारा B3। ठीक है, विटामिन B3 को हमारे शरीर में अच्छे तरीके से संश्लेषित किया जा सकता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि 2017 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाता है। ठीक, अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम विटामिन B3 की बात करेंगे, तो विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीन होता है। इसको हम निकोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नियासिन इसका नाम यहाँ पे हो जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, और यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। मतलब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो हमें इतनी बीमारी हो जाती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जो विटामिन सी है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को रोकता है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इस विटामिन की कमी से मानवों में पेलाग्रा, यानी कि जो त्वचा, या फोर्डी सिंड्रोम रोग, कुत्तों में जीभ का काला होना, है ना, ये वाले रोग यहाँ पे हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं? एक तो यहाँ पे बात करेंगे हम पेलाग्रा, जो हमारा त्वचा से संबंधित हो जाता है, मतलब दाद हो जाते हैं हमारे, दाद, खाज, खुजली। फोर्डी सिंड्रोम हो जाता है, कुत्तों में जो जीभ काली पड़ जाती है ना उनकी, तो यही वाला रोग हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके मुख्य स्रोत हैं, देखो, अगर आप मांस खाते हो, मूंगफली खाते हो, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत यहाँ पे हो जाते हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सर यहाँ पे। देखो अगले क्वेश्चन की, अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 102। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वृद्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है?
ठीक है, मतलब जल निकायों की बात कर रहे हैं हम। और उनमें क्या होता है यहाँ पर वृद्धित स्तर, मतलब उनकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो अति पोषण उनका हो जाता है, मतलब पोषण के अलावा अति पोषण हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पोषित हो जाते हैं। तो वो है ऐसा तत्व फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी वाला। फास्फेट यहाँ पे इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको। जल निकायों में फास्फेट पोषक तत्वों में वृद्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है। अकार्बनिक में फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं उन्हें फास्फेट बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, फास्फेट होते क्या हैं। अकार्बनिक, हमारे पास कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक हम यहाँ बात करेंगे इनऑर्गेनिक जो होते हैं, है ना, वो उनका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अकार्बनिक में फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है, तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनते हैं, लवण मतलब सोल्ट बनते हैं, उन्हें हम यहाँ पे फॉस्फेट बोलते हैं। फॉस्फेट जैव रसायन और पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कृषि एवं उद्योगों में उपयोगी होते हैं। खाद के रूप में हम इनको यूज़ कर लेते हैं। यह जल में तेज़ी से घुल जाती है। यह खेत पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता होती है इससे। मतलब जैसे हमारा नॉर्मली कोई पेड़ हमने बोया तो वो नॉर्मली ग्रोथ करता है, अगर हम इनको डाल देते हैं, फास्फेट को डाल देते हैं ना, तो वो मतलब अति पोषण करेगा, वो डबल ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। ये इसका मतलब है कहने का। चलो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन है, आपने सुना होगा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में कितना उल्टा पूछा है कि जो पौधे हैं ना, वो हाइड्रोजन जो गैस है ना, वो कैसे प्राप्त करते हैं, अपने अंदर कैसे लेते हैं। मृदा जल के द्वारा, धूप के द्वारा, मृदा के द्वारा, वायु के द्वारा। तो अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सही आंसर होगा मृदा जल के द्वारा। मतलब मृदा जल में हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में इसको कर देता हूँ आपके सामने। एक्सप्लेनेशन में क्या होने वाला है, देखो पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। इसलिए पौधे मिट्टी में उपस्थित तथा जल तथा खनिज, ठीक है, को जड़ के मूल यानी कि रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं, जो भी जैसे खनिज है। अब आपने देखा होगा ना, हम जो खाद डालते हैं वो पेड़ की जड़ में ही क्यों डालते हैं, हम पेड़ के पत्तियों पर भी डाल सकते हैं ना उसको, लिए क्यों डालते हैं पेड़ की जड़ में, क्योंकि जो उसके मूल रोम हैं, जो उसके तने हैं, वही क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी पेड़ का कोई भी हिस्सा उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। बल्कि जलीय पौधे इसे अपने जल के संपर्क वाले भागों के बाह्य सतह से प्राप्त करते हैं। वो जलीय पौधे अलग होते हैं, ये हमारे स्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। चलो 104वां क्वेश्चन बताएंगे। आदर्श परिस्थिति। देखो आदर्श परिस्थिति का मतलब होता है ना कुछ ज़्यादा है और ना ही कुछ कम है। आदर्श परिस्थिति मतलब हमारे हिसाब से है परिस्थिति में एक नए पादप यानी कि नए पेड़ या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि मुझे क्या करना है, आदर्श परिस्थिति है और कोई पौधा है ना, उसमें मुझे पुनर्जीवित करना है, मतलब उसको दोबारा से क्या करना है, उसको जैसे कोई पौधा डेड हो गया तो उसको मुझे दोबारा से जीवित करना है या विकसित करना है। तो कोशिका के गुण को हम किस के रूप में जान सकते हैं कि वो जो उसमें कोशिका विकसित हुई वो किस रूप में उसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, उसको हम टोटीपोटेंसी के रूप में जानते हैं, टोटीपोटेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। और देख लो क्वेश्चन के टैगलाइन क्या है, यूपीएससी बैच 3 13 दिसंबर 2017 को पूछा गया है ये, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुणों को टोटीपोटेंसी के रूप में जानते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 105 में हो जाता है और इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन गाइस पूछे हुए हैं एग्जाम में, मैं क्या ही बताऊँ आपको इसके बारे में, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं ये, ठीक है। कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, मतलब ऐसा प्राणी जो उड़ भी सकता है ना, उसको हम किस रूप में यहाँ पे किस रूप में जानते हैं, ये आपको मुझे बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं। देखो जो उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है
वो यहाँ पे हो जाता है हमारा चमगादड़। कौन सा हो जाता है? चमगादड़। चमगादड़ को हम उड़न लोमड़ी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है और बैच भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, ईयर भी लिखा हुआ है, सब इसमें मेंशन है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है सर? स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, जो उड़ सकता है, चमगादड़ उड़ भी सकता है, इसे उड़न लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्राय रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर का मतलब होता है इनको रात में ज़्यादा दिखता है, मतलब ये अपना जितना भी काम होते हैं वो रात में ही करते हैं। ये बच्चे पैदा कर उन्हें दूध पिलाती हैं, ये बात याद रखनी है। इनमें पराश्रव्य तरंगों को सुनने की क्षमता होती है। अब देखो पराश्रव्य तरंगों को मतलब कि जो हमारी पराश्रव्य तरंगें रिलीज होती हैं या जो इनको सुनाई देती है वो रात्रि में ये उसी के अनुसार काम करती हैं, पराश्रव्य तरंगों के हिसाब से, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में फैला भयानक वायरस इबोला का मुख्य कारण चमगादड़ ही था। मतलब अफ्रीका में एक वायरस फैला था जिसका नाम था इबोला वायरस। ठीक है, उसका जो मुख्य कारण था, मेन रीज़न था, वो यही लोमड़ियाँ थी उसका मेन रीज़न। ठीक है, जिससे वो अफ्रीका में इबोला वायरस फैला था। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनेगा कि इबोला वायरस का संबंध किस स्तनधारी से है, तो उसमें एक ऑप्शन चमगादड़ भी होगा, तो आपको चमगादड़ ही लगाना है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताएंगे। 106, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? मतलब जिसमें हम आंत के अंगों का अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा यहाँ पे हो जाती है? तो फार्माकोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी, रियमेटोलॉजी या एनेस्थियोलॉजी। देखो अब आपने यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, बहुत छोटी छोटी पढ़ रखी होंगी। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, रेशम के कीट उनके पालन को क्या बोलते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये पढ़ रखा होगा। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई ताल नहीं है इस क्वेश्चन का कि उसने क्या पूछा है हमसे, है ना। आंत के अंगों का अध्ययन, जो हमारी आंत होती हैं उसका अध्ययन किस में अंतर्गत किया जाता है? तो देखो किसके अंतर्गत किया जाता है? स्प्लैंक्नोलॉजी, है ना। क्या है ये? स्प्लैंक्नोलॉजी, याद रखिएगा। जो हमारी आंत होती है अगर उसका हमें अध्ययन करना है, उसकी हमें स्टडी करनी है, तो हमें कैसे होगी? तो हमें स्प्लैंक्नोलॉजी की सहायता से उसकी स्टडी करनी होगी। ठीक है, देखो विज्ञान की स्प्लैंक्नोलॉजी यानी कि शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, अब मैं जो ऑप्शन दे रखे थे उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं कि किस किस का संबंध किससे हो जाता है। देखो यहाँ पे हो जाता है सर फार्माकोलॉजी। पहला हो जाता है फार्माकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दवाओं के निर्माण व उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया जाता है कि कोई मेडिसिन बनी है उसका क्या प्रभाव है और उसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है ना। उसका जो अध्ययन करेंगे हम फार्माकोलॉजी से करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, फार्मेको मतलब फार्मेसी, और फार्मेसी में तो दवाओं से रिलेटेड बातें होती हैं, तो ये तो ऐसे याद हो सकता है। अगला है सर यहाँ पर रोमेटोलॉजी। अब रोमेटोलॉजी का ये एक चिकित्सा शब्द है जिसके अंतर्गत गठिया संबंधित रोगों का उपचार या निदान यहाँ पे होता है। ठीक है, रोमेटोलॉजी में, तो रोमेटोलॉजी मतलब गठिया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला यहाँ पर आ जाता है सर एनेस्थीसियोलॉजी। क्या जाता है? एनेस्थीसियोलॉजी, यानी कि इसको बोलते हैं मूर्छा शास्त्र। इसके अंतर्गत बेहोश करने की विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शल्य क्रिया के लिए उस स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति को दर्द का एहसास ना हो, है ना। जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या कुछ भी हमारा चोट लग जाती है, अगर उसमें ठीक होना होता है तो डॉक्टर उसमें एनेस्थीसिया ही देता है। ठीक है, ताकि हमें उस पार्ट के बारे में कुछ भी पता ना चले कि हमें दर्द ही फील ना हो, तो उसको वो हमारी भाषा में बात करें ना, उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? सुन्न कर देते हैं। सुन्न बोलते हैं, नॉर्मल बात समझ में आ गई, तो उसका एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 107वां क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो अंकुरण के दौरान, मतलब अंकुरण का मतलब क्या होता है सर? अंकुरण का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी पौधा यहाँ पे जब बनता है, ठीक है, उसको यहाँ पे अंकुरण बोलते हैं। बात समझ में आई। देखो अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज की द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? देखो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, बताओ, कौन नहीं छोड़ेगा इस क्वेश्चन को?
कुछ है इस क्वेश्चन में समझ में आने वाला? नहीं है ना। इसमें पूछ रहा है कि जब पौधा अंकुर होता है, मतलब जब पौधा धरती से ऊपर की ओर निकल के आता है, तब उसमें जो प्रक्रिया होती है बीज के द्रुत सीतन की, अगर मान लो उसका उपचार मुझे करना है तो उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये पूछा है उसने मुझसे। तो सही आंसर तो सी है, उसको बोलते हैं बीज प्रसीतन, यानी कि वर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका, बस याद ही रख सकते हो, रट लो ऐसे क्वेश्चन को, तो रट लो, समझने की कोशिश कम करो, रट लो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, जो समझ में ना आए। देखो, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज को द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज यानी कि वर्नलाइजेशन कहा जाता है। मतलब मुझे क्या करना है, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पौधा है वो अंकुर हुआ, अगर मुझे उसमें जल्दी पुष्पन चाहिए, मतलब उसमें मुझे जल्दी, मतलब उसमें फूल आना चाहिए, जल्दी फूल आएगा तो जल्दी फल भी लगेगा, और जल्दी फल आएगा तो जल्दी पैसे आएंगे। तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका उपचार करना है, तो मुझे वर्नलाइजेशन की एक प्रक्रिया है जो मुझे अपनानी पड़ेगी, तभी वहाँ पे क्या हो सकता है, जल्दी ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें मतलब फूल आ जाएगा पेड़ में। ठीक है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब पौधों को फूलों का उत्पादन करने से पहले ठंड की अवधि का अनुभव कराना होता है। ठीक है, मतलब पौधों को हमें ठंडा करना पड़ता है, तब ऐसी प्रक्रिया संभव होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 108वां। अब देखो, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ये हमारी क्या चल रही है, पौधों वाली चल रही है ये हमारी, उसको बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे, बायोलॉजी, जूलॉजी, हाँ शायद जूलॉजी बोलते हैं ना उसको, हम बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधों की बातें करी जाती हैं सारी। ठीक है, बताओ उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए वाला, उसको बोलते हैं एकाधिक वंशगति। क्या बोलते हैं? एकाधिक वंशगति। ठीक है, देखो एक वस्तु वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे एकाधिक वंशगति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो एक से अधिक क्या कर पाए वहाँ पर, गुण यानी कि विशेषताएं अपने अंदर, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव ले आए, तो उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली सम याद रहो, वंशगति बोलते हैं उसको हम। ठीक है, चलो अब गाइस क्वेश्चन तो बहुत कम हुए और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं भी क्या करूँ, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, है ना। देखो अब क्वेश्चन हमारा जीनोम एडिटिंग क्या है। देखो, अगर गाइस मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ भाई साहब, ध्यान से सुन लेना। जहाँ पे आपको हलवा क्वेश्चन मिलेंगे ना कि बाबर का मकबरा कहाँ है ना, ये लल्लू लल्लू से क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछने बंद कर दिए हैं। और आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हो कि इस टाइम यूपी में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। यूपी में छोड़ो, एसएससी तो हर साल एग्ज़ाम कराती है ना, उसका अब की बार का कट ऑफ देखो तुम, 166 गया है भाई साहब ओबीसी का। ठीक है, पकड़ भी नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन ये जो करा रहा हूँ ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस है, और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम निकल सकता है अगर हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जीनोम एडिटिंग क्या है, बहुत बहुत बड़े धुरंधर बैठने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम में, तो इनको आप अच्छे से मतलब हल्के में मत लेना क्या है। ठीक है, देखो जीनोम एडिटिंग क्या होता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है, मतलब उसको सारे इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, मतलब डीएनए लिया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है ना। इसमें डीएनए से हम छेड़खानी कर सकते हैं, जो जीनोम एडिटिंग होती है, इसमें हम कुछ भी बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई? डीएनए आगे बात समझ में, चलो अब देखो यहाँ पर जीनोम में क्या होता है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो तुम कहाँ पे है, यूपीएसआई एएसआई 2018, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत देना गलती से भी। जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना होता है, कि वो प्राणी कैसा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती हैं। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। बात याद रखिएगा, प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी और का डीएनए मिक्स करके देंगे। ठीक है, चलो अगला बताओ, यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे 110वें क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बताओ कौन सा ऐसा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 का क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? तो आपको पता है अग्नाशय है, जो क्या करता है, इंसुलिन को पैदा करता है, इंसुलिन। ठीक है, याद रखिएगा। देखो बता देता हूँ थोड़ा सा,
मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। देख लो कहाँ से होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से ये उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नामक रोग होता है। अग्नाशय की मिश्रित ग्रंथि यहाँ पे होती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? डायबिटीज़ यहाँ पे रोग हो जाता है, याद रखिएगा। 111वां क्वेश्चन बताएंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बताओ कौन सा है वो? अवटु ग्रंथि है, तिल्ली है, अग्नाशय है या फिर अस्थि मज्जा है? देखो, यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, तो सही आंसर है तिल्ली। तिल्ली क्या है? इसको हम बोलते हैं जहाँ पर हमारी आरबीसी मरती हैं उसको तिल्ली बोलते हैं, है ना। बात याद रखिएगा आप यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं? हो मेरे नाम याद नहीं आ रहा। देखो, तिल्ली प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा याद आ गया। देखो, तिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, तिल्ली या प्लीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है। उदर का मतलब जो हमारा पेट होता है ना, इसमें स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है। इसलिए आरबीसी का कब्रगृह भी प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 बताएंगे कि महाधमनी यानी कि डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी कहाँ पर शुरू होती है? यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद या बायां आलिंद? तो महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। कहाँ पर शुरू ये होती है? देखो, महाधमनी बायां निलय से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? बायां निलय से महाधमनी यहाँ पे शुरू होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अरोटा जिसको बोलते हैं। बात करते हैं सर यहाँ पे। देखो, महाधमनी यानी कि अरोटा का प्रारंभ बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसका व्यास प्राय 3 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो इसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। यह धमनी के उद्गम वाले भाग के छिद्र पर ट्राइकोस्पिड वोल्व पाया जाता है। कौन सा वोल्व पाया जाता है? ट्राइकोस्पिड वोल्व पाया जाता है महाधमनी पर, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा वोल्व है? कौन सा वाल यहाँ पे पाया जाता है? ट्राइकोस्पिड वोल्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बताओ, इतना लंबा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है, फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुसफुसीय प्रतिक्रियाओं के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। अच्छा, वो क्या है सर? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। क्या बोलते हैं? सिलिकोसिस बोलते हैं उसको। इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो। सिलिकोसिस, अब देखो इसमें होता क्या है ना कि जैसे हम बहुत दिनों तक अपनी माइंस में काम करते रहते हैं ना, पत्थर तोड़ते रहते हैं, तो हमारे मतलब मुंह में सांस के साथ में छोटे छोटे कण जो हैं वो चले जाते हैं, तो उससे हमें बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस। कौन सी बीमारी है? सिलिकोसिस। अंडरस्टैंड? देखो, सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से सिलिकोसिस नामक रोग होता है। धूल सांस के साथ फेफड़ों तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फेफड़ों तक जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो धूल चले जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी का रूप ले लेती है। यह बीमारी खासकर पत्थर के खनन, रेत बालू के खनन, पत्थर तोड़ने के क्रशर, कांच उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने और रगड़ने जैसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों में पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर पाई जाती है बेसिकली, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं ना, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्र में, खुले समुद्र की सतह के पास, भूमध्य रेखा निकट क्षेत्र के निकट कहाँ पर पाई जाती हैं? आपको बताना है। देखो मैं बताता हूँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मछली के किस्मों के तलमज्जी यानी कि समुद्र के गहरे पानी में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलो
डैश यहाँ पे बताएंगे, देखो 115वां क्वेश्चन, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी कि जो चरित्र का सिद्धांत है, विरासत का सिद्धांत है, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने इसको क्या करा था? प्रतिपादित किया था। ठीक है, यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। देखो, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, देखो हम इसको लेमार्क के नाम से ही जानते हैं, बाकी सारा नाम भूल जाते हैं। इन्होंने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया गया था, तथा चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाना जाता है। तो तीनों नाम याद रखना है। जो बैप्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर विरासत का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और बात करते हैं मेंडल ने आनुवंशिक का सिद्धांत दिया था, और डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। देखो अगला क्वेश्चन, पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित होता है। अंडाशय जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फल में परिवर्तित होता है। यानी कि जो हमारा निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित होता है? फल में। उसके बाद फल बन जाता है और फल को हम खा लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे देखो कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय यानी कि फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। जो हमारे फल खाते हैं ना, हम बीज निकल आते हैं, जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, वो वही होता है। देखो अब आगे देखते हैं मित्रों, है ना, आगे देखो। अब 117वां क्वेश्चन आ गया कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश यानी कि क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक को यानी कि वो कहाँ तक जाएगा? पानी भी पहुँचाने का काम है उसका, है ना, और क्या करेगा वो यहाँ पर? पोषक तत्व भी पहुँचाएगा, यानी कि वो माल ढुलाई का काम करता है। वो कौन है जो पौधों में माल ढुलाई का काम करता है? तो वो हो जाता है जाइलम। कौन हो जाता है? जाइलम, ठीक है। ये माल ढुलाई का काम करता रहता है, ऊपर से नीचे जाता रहता है, बेचारे के पास यही काम है और कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। देखो, जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है और जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अब देखो ध्यान से, अगर बात करते हैं कि अगर पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ठीक है, सॉरी, हाँ, जल का जाइलम के द्वारा, और किसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे? पोषक तत्वों का फ्लोएम के द्वारा, ठीक, ओके। अगला बताएंगे, देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक बीज पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। गेंदा, आलू, बेड मोल्ड, आलू, अदरक। क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पे देखो, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, आलू इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में केवल आलू पुनरुत्पादक बीज पौधा है। यानी कि देखो, पुनरुत्पादक का मतलब होता है कि अगर आप आलू काट दो, आलू आपने लिया, उसको आपने काट लिया, काट के खा लिया। अगर आपने एक आलू को आप रख लो, है ना, और उस आलू को आलू के सीज़न में आने के बाद काट के कई जगह बो दो, वहाँ से फिर एक आलू बन जाएगा, फिर उसको काट दो, बो दो, फिर वहाँ से आलू बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा ही गन्ने के साथ में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 119 में बताएंगे कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी होती है बताएंगे? ये प्रश्न ही गलत है ना। हैजा, पेचिस, आंत्रिय क्षय रोग, ये मुझे सारे के सारे जीवाणु से होने वाले रोग यहाँ पे लग रहे हैं। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? देखो, जैसे हैजा, प्लेग, टाइफाइड, है ना, टिटनस, काली खांसी, टीबी, ये सारे रोग वही दे रखे हैं मुझे। जबकि जो विषाणु से होने वाले रोग है वो कौन कौन से हैं? पोलियो, पीलिया, ठीक है, और डेंगू, एड्स। डेंगू और एड्स, तो एड्स भी कैसे होता है? विषाणु से ही होने वाला रोग हो जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से सर कौन कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पेचिस, नींद की बीमारी, मलेरिया, पायरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। कवक या फंगी से होने वाले रोग कौन कौन से? दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये यहाँ पे कवक या फंगी से होने वाले रोग हो जाते हैं। 120वां क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताओ। देखो, आप कहोगे 40 क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं। गाइस, वीडियो आज बहुत लंबी हो गई, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, तो आज हम क्वेश्चन 20 ही रहने देंगे। कल हम 120 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद।